Hello everyone, I Vijay Chauhan welcomes you for the video lecture and tutorial for drug inspector examination. Today's my topic is adverse drug reaction and hypersensitivity questions which are previously asked in drug inspector exam. So let's start with the first one. The first one, it is idiosyncratic drug responses are example of which type of the adverse drug reaction. And the options are type B, type A, both A and B, and none of the above. You can pause the video and think about the answers. So here the answer is type B. So let's see how many types of the adverse drug reaction. As per the Thomson-Rowling classification, there are the 6 type of the adverse drug reactions, in which first one is type A, second one type B, type C, type D, type E and type F. Right now I am continuing in Hindi. So टाइप ए जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन को यूजुअली हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. ये टाइप का जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है वो यूजुअली कॉमन सब में होता है. उसको हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं. वो डोज डिपेंडेंट रहता है. इसकी वजह से पर्सन की लो मॉर्बिडिटी रहती है और लो मोर्टालिटी रहती है. मीन्स कि जैसे कि ये प्रिडिक्टेबल है और डोज डिपेंडेंट है. अगर कोई ड्रग है हम ज़्यादा ले लेते हैं तो उसकी वजह से जो एडवर्स इफ़ेक्ट होगी वो ज़्यादा होगी. जैसे कि मान लो कि बीटा ब्लॉकर्स है. बीटा ब्लॉकर्स हम अगर ज़्यादा ले लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा हार्ट रेट क्या होगा, डाउन होगा, जिसकी वजह से पर्सन को जो है ब्रेडिकार्डिया हो सकता है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ डोज डिपेंडेंट और ये हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं. एंड इसकी वजह से जो है मोर्टालिटी रेशियो जो है बहुत कम रहता है. मीन्स डेथ होने के चांसेस बहुत कम है. और लो मॉर्बिडिटी मीन्स बीमार होना, मीन्स ज़्यादा बीमारी होने या तो फिर सिम्टम्स जो है ज़्यादा जो है डेंजरस नहीं होते. देन टाइप बी, इट इज़ अ बिज़ार इफ़ेक्ट. ये जो बिज़ार इफ़ेक्ट है इसका मतलब क्या होता है. सो ये वाली जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है हम जो है इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ बिज़ार. इट इज़ अनकॉमन, ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है. इट इज़ नॉन डोज डिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि ये ड्रग ज़्यादा ले लेंगे तो ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर मैं उसको कम मात्रा में भी ले रहा हूँ या तो फिर फार्माकोलॉजिकली जितनी ड्रग लेनी चाहिए उतनी ले रहा हूँ तो भी कोई पर्सन में जो है इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ सकती है. और इसकी वजह से मोर्टालिटी भी हाई है और मॉर्बिडिटी भी हाई है. जैसे कि इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन. अगर हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक लेते हैं तो कोई पर्सन में जो है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन आता है. ये सब में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ कम्स अंडर दी टाइप बी और बिज़ार इफ़ेक्ट. और जो है हमें क्वेश्चंस पूछा गया है इडियोसिंक्रेटिक ड्रग. इडियोसिंक्रेटिक मीन्स बिज़ार टाइप ऑफ द इफेक्ट इज कम्स अंडर द विच टाइप ऑफ द ADR. सो द आंसर इज बी. Then comes to the C. The C is very simple, dose related and time related. इसमें क्या है कि कोई भी ड्रग जो है हम डोज ज़्यादा ले ले या तो फिर जो है हम ज़्यादा टाइम तक लेंगे तो उसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आती है दैट वन इज़ कॉल्ड एज अ टाइप सी. जैसे कि इसका जो है वो अनकॉमन रहती है, ज़्यादातर सब में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. और इट इज़ रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव डोज. हम डोज कितना ले रहे हैं उसके अनुसार जो है ये एडवर्स इफेक्ट आती है. जैसे कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस सप्रेशन बाय द कोर्टिकोस्टेरॉइड्स. अगर हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लेते हैं तो आगे जाके क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी. इसका मतलब क्या है
जैसे कि मान लो कि दिस वन इज़ द अवर पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस वन इज़ अवर हाइपोथैलेमस एंड दिस वन इज़ अवर पिट्यूटरी। हमारी जो भी हाइपोथैलेमस है, इट इज़ गोइंग टू रिलीज इज द वन हार्मोन, द नेम ऑफ दैट हार्मोन इज CRH, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है वो बाद में कहाँ पे जाता है, पिट्यूटरी में जाता है। और पिट्यूटरी में जाके दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सिंथेसिस एंड द रिलीज ऑफ द ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और ये जो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है उसकी इफ़ेक्ट कहाँ पे आते हैं, इट हैज़ द इफ़ेक्ट ऑन आवर एड्रीनल ग्लैंड। हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके अंदर क्या आती है, इसकी इफ़ेक्ट आती है। अगर CRH बढ़ेगा तो ACTH का सिंथेसिस और रिलीज बढ़ेगा। अगर ACTH का सिंथेसिस और रिलीज बढ़ेगा तो उसकी वजह से ग्लूकोकोर्टिकोइड का भी सिंथेसिस और रिलीज बढ़ेगा। और अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिंथेसिस और रिलीज ज़्यादा हो गया तो आगे जाके क्या होता है कि आगे जाके CRH का सिंथेसिस कम हो जाएगा। CRH का सिंथेसिस कम होगा तो ACTH का भी सिंथेसिस कम होगा और ग्लूकोकोर्टिकोइड का भी सिंथेसिस कम होगा। फिर वापस जो है हाइपोथैलेमस फाइंड आउट करेगा कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिंथेसिस तो कम हो गया है तो अभी मुझे और बढ़ाना चाहिए। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू ऑल्सो अगेन इंक्रीजेज दी CRH बढ़ेगा तो उसकी वजह से ACTH बढ़ेगा, ACTH बढ़ेगा तो वापस ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ेगा। और फिर लिमिट से ज़्यादा अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड सिंथेसाइज हो गया तो हाइपोथैलेमस वापस क्या करेगा, CRH को कम कर देगा और ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिंथेसिस कम कर देगा। तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट। हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट। अगर कोई पर्सन है वो बाहर से ग्लूकोकोर्टिकोइड ले रहा है, कोई भी कोर्टिजोल है, कोर्टिजोन है, ऐसी कोई भी ड्रग ले रहा है, तो उसकी वजह से उसके ब्लड का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से हाइपोथैलेमस थिंक्स दैट कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन बढ़ गया है। बट अगर हम हकीकत में देखें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, हम उसको कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाइपोथैलेमस तो ऐसे ही सोचेगा कि सिंथेसिस बढ़ गया है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द CRH। ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द CRH, ACTH ऑल्सो डिक्रीज। ACTH डिक्रीज होगा तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिंथेसिस कम होगा। और अगर जो है हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक ले लें या तो फिर उसके क्यूमुलेटिव डोज से हम ज़्यादा ले लें तो परमानेंटली ये भी हो सकता है कि CRH जो है हमेशा के लिए कम ही रिलीज़ हो। उसकी वजह से ACTH भी रिलीज़ कम होगा और ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिंथेसिस और रिलीज़ भी कम हो जाएगा। सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। सो this is a example of dose related and time related. Then टाइप डी, इट इज़ अ टाइम रिलेटेड। अगर कोई भी ड्रग या तो फिर केमिकल है हम ज़्यादा टाइम तक ले लेते हैं तो उसकी वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर आती है, दैट वन इज़ कॉल्ड एज अ टाइप डी। दिस आर यूजुअली अनकॉमन। इट इज़ यूजुअली डोज रिलेटेड भी होती है। अकर्स बिकम्स द अपेरेंट समटाइम्स एंड आफ्टर यूज ऑफ द ड्रग्स, जैसे कि कार्सिनोजेनिक। अगर हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस जो है हम बहुत टाइम से ले रहे हैं तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। सिंपल एग्जांपल इज़ दैट इफ द पर्सन इज़ टेकिंग द कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सिगरेट से अगर वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस जो ले रहा है तो पर्सन को एक सिगरेट से ही कैंसर नहीं हो जाता है, वो सालों तक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस लेता रहेगा तो उसके बाद जो है पर्सन कैन गेट्स दी कैंसर्स फॉर द रिलेटेड टू लंग्स या तो फिर इसोफेगस या तो फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स या तो फिर ओरल के रिलेटेड पर्सन को कैंसर हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, इट इज़ द टाइप ई एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इट इज़ कॉल्ड एज ए विड्रॉल टाइप। अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं और तुरंत जो है
हम लेना बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है दैट कम्स अंडर द टाइप ई. So the example is opiate withdrawal symptoms. So when the person is taking the opioids ले रहा है तो अगर वो तुरंत बंद कर देगा तो क्या होगा? तो पर्सन कैन गेट्स दी स्वेटिंग. पर्सन को क्या होगा? स्वेटिंग आएगा. ओपियोइड विड्रॉल सिम्टम्स. सो पर्सन को कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? तो पर्सन को स्वेटिंग होगा. देन पर्सन को सलाइवेशन ज़्यादा होगा. सलाइवा इज ऑल्सो इंक्रीजेस. लैक्रिमल फ्लूइड आर कम्स आउट ऑफ दी आइस में से लैक्रिमल फ्लूइड ज़्यादा बाहर निकलेगा. पर्सन को पेन फील होगा. पर्सन हैज़ दी एंग्जाइटी. पर्सन हैज़ दी रनी नोज. And person got the confusion, and person also irritated, and person has the pains in the every part of the body. जैसे कि पर्सन के जो स्केलेटल मसल है, पर्सन के जॉइंट्स है, वहाँ पे पेन हो सकता है. पर्सन हैज़ दी GI डिस्टर्बेंस, और GI डिस्टर्बेंस की वजह से पर्सन कैन गेट्स दी नोजिया, वॉमिटिंग एंड diarrhea. This type of symptoms comes when the person immediately stop taking the opioids. So this is about the type E. Then comes to the type F. Type F is called as unexpected failure of the therapy. बहुत बार क्या होता है कि पर्सन जो है थेरापी ले रहा है तो जो है आफ्टर सम टाइम्स थेरापी इज़ नॉट सपोर्टिंग. जो थेरापी जो है ड्रग्स ले रहा है, ड्रग की वजह से इफ़ेक्ट ही नहीं आ रही है, और दैट टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स आर कम्स अंडर दी टाइप एफ. ये यूजुअली जो है कॉमन है, डोज रिलेटेड है, ऑफन कोज बाय द ड्रग इंट्रैक्शन. इट इज़ यूजुअली डन बाय द ड्रग इंट्रैक्शन, लाइक फेलियर ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. वी ऑल नो दैट द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो क्या करती है? जो प्रेगनेंसी को क्या करती है? डिले करती है. इट इज़ गोइंग टू डिले दी प्रेगनेंसी. बहुत बार हम क्या लेते हैं कि पर्सन जो है उसको कोई दूसरी साथ में कोई डिजीज़ हो गया या तो फिर डिसऑर्डर हो गया, तो उसकी वजह से उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ साथ दूसरी भी ड्रग्स लेनी पड़ती है. जैसे कि मान लो कि रिफाम्पिसिन है, या तो फिर ओमेप्राजोल है, या तो फिर कार्बामाज़ेपिन है. So this type of drugs comes under the enzyme inducers. ये वाली जो ड्रग है, ये टाइप की ड्रग जो है एंजाइम इंड्यूसर्स है. और ये क्या करती है? हमारे जो लीवर है, हमारा जो लीवर है, लीवर के जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स की एक्टिविटी, उसका एक्टिवेशन बढ़ा देंगे. एंड वी ऑल नो दैट जितने भी ड्रग्स है, जितने भी ज़्यादातर सब ड्रग्स जो भी हम ओरल रूट से रहते हैं, वो पहले जो भी ड्रग है वो कहाँ पे जाएगा? लीवर में जाएगा. लीवर में जाके उसका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर जाके वो कहाँ पे जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा. बट अगर हम ये ड्रग ले रहे हैं, रिफाम्पिसिन, ओमेप्राजोल, कार्बामाज़ेपिन, या तो फिर कोई भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है हम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? ये एंजाइम एक्टिवेशन हो जाएगा. तो उसकी वजह से ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ने की वजह से ड्रग की एक्टिविटी या तो फिर ड्रग की एफिकेसी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, सो द फेलियर ऑफ द थेरापी कैन बी हैपन. थेरापी क्या हो सकती है? फेल हो सकती है. अगर पर्सन जो है अपनी प्रेगनेंसी डिले करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं,
तो उसकी वजह से पर्सन आर नॉट गेटिंग कंसीव द चाइल्ड, वो जो है वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर रहे हैं। बट अगर साथ में ये ड्रग ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा। ड्यू टू द डिक्रीज द एक्टिविटी पर्सन कैन बी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और पर्सन अगर प्रेग्नेंट हो जाएंगे और जो है साथ में वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले ही रहे थे तो भी पर्सन प्रेग्नेंट हो गए, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फेलियर ऑफ द थेरेपी। एंड वी कैन नॉट टेक द यूजुअली एंटीबायोटिक्स। यूजुअली जितने ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स है वो जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स फेलियर के चांसेस बढ़ा देते हैं। एंड फॉर दैट द रीज़न इज द एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन, ये जो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन है इट इज़ ऑल्सो ए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्ज़ाम्स। ये जो है एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द एडीआरस। ये जो एडीआरस है 6 के 6 एडीआरस आप याद रखिए, इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। Then comes to the next one. The next question is, which of the following statement about the adverse drug reaction type B is incorrect? टाइप बी के रिलेटेड कौन सा नीचे से ऑप्शन है वो नहीं आ सकता है। दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। यस, टाइप बी अनप्रिडिक्टेबल ही रहता है। देयर आर इंसिडेंस इज लो। यस, इट इज़ अनकॉमन, ज़्यादातर लोगों में नहीं होता। दीज आर द ड्रग डोज डिपेंडेंट रिएक्शन। ये जो है ड्रग का डोज हम ज़्यादा देंगे तो होगा, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस यूजुअली लीड टू हाई मोर्टालिटी। यस, ड्यू टू द टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन द पर्सन हैज़ द हाई मोर्टालिटी एंड हाई morbidity. Okay, so the answer is C. So here you can see it is uncommon, unpredictable, not dose dependent, high morbidity and high mortality. Comes to the next question. The following are the most common methods used for identification of the adverse drug reaction except. अभी देखो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्टडी जो है उसका जो डिपार्टमेंट है इट इज़ कम्स अंडर दी फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में जो है हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोई भी ड्रग है उसकी एडवर्स इफेक्ट कैसे होती है। और फार्माकोविजिलेंस में एडवर्स इफेक्ट फाइंड करने के लिए देयर आर दी वेरियस टाइप ऑफ द स्टडी that are called as a case report study, case control study and coherent study. So these are the types of the pharmacovigilance. So ये वाली जो भी स्टडी है एडवर्स इफेक्ट फाइंड आउट करने वाली स्टडी है वो फार्माकोविजिलेंस में आता है। एंड दिस वन इज़ कॉल्ड एज अ क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है हम ज़्यादातर एडीआर फाइंड आउट नहीं करते, वी आर यूजुअली फाइंड आउट दी साइड इफ़ेक्ट्स। एंड वी ऑल नो दैट द डिफरेंस बिटवीन साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स मीन्स हम कोई भी ड्रग ले तो उसकी साथ में जो भी इफ़ेक्ट्स आती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स बोलेंगे। जैसे कि लिवोसिट्राजीन हम लेते हैं तो वो हम किसके लिए लेते हैं, पर्सन को सर्दी हो गई या तो फिर एलर्जी या कुछ भी है तो उसके लिए हम लिवोसिट्राजीन लेते हैं। बट कोई भी पर्सन लिवोसिट्राजीन लेगा तो पर्सन को जो है नींद ज़्यादा आएगी। सो sleep or the drowsiness is side effects of the levocetirizine. But अगर वो जो ड्रग है हम ज़्यादा ले लें, उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी या तो फिर उसकी जो सेफ्टी है, सेफ्टी से हम ज़्यादा ले लें तो जो इफेक्ट आती है दैट आर कम्स अंडर द एडवर्स इफेक्ट। सो हियर द आंसर इज द क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में हम एडवर्स इफेक्ट यूजुअली फाइंड आउट नहीं करते। और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है। क्लिनिकल ट्रायल्स है वो टोटल कितने फेजेस में होती है, 4 फेजेस में होती है। सो इन दी फेज़ वन यूजुअली द लेंथ ऑफ द फेज़ 1 इट इज़ 1 to 6 months, फेज़ 2 इट इज़ 3 to 18 months एंड फेज़ 3 द लेंथ ऑफ द फेज़ 3 इट इज़ 12 to 13 months। फिर नंबर ऑफ द पीपल ये यूजुअली पूछते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल।
आंसर्स। सो फेज़ वन में कितने लोगों को हम लेते हैं? हम यूजुअली लेते हैं 10 से 50 लोगों को लेते हैं। फिर फेज़ टू में हम कितने लेते हैं? 10 से 50 तो नहीं, बट उससे ज़्यादा, नियरली अबाउट 200 के अंदर जो है हम लोगों को लेते हैं। इन फेज़ थ्री इट इज़ मोर देन दी 200 पीपल्स। सो इसका पर्पस क्या है? बहुत बार जो है इनके पर्पस पूछ सकते हैं। फेज़ वन का पर्पस क्या, फेज़ टू का पर्पस क्या, फेज़ थ्री का पर्पस क्या, वो यूजुअली पूछते हैं। सो फेज़ वन यूजुअली फॉर दी साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एंड फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स जो है हम फेज़ वन में फाइंड आउट करते हैं। देन फेज़ टू में जो है हम ये जो ड्रग का यूजुअली हम डोज के रिलेटेड हम फाइंड आउट करते हैं कि ड्रग की इफ़ेक्ट कितनी है और इसका हम डोज कितना ले सकते हैं। एंड फेज़ थ्री आर यूजुअली फॉर द बेनिफिट रेशियो, कि अगर हम इतना डोज ले रहे हैं तो उससे बेनिफिट मिल रहा है या तो फिर हमें उसकी वजह से नुकसान जाता है, तो वो यूजुअली फेज़ थ्री में फाइंड आउट होता है। एंड फेज़ फोर इज़ कॉल्ड एज ए मार्केटिंग सर्विलेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग सर्विलेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी पर्सन जब भी कोई ड्रग का फेज़ थ्री हो जाता है तो आफ्टर द कंपनी कैन मार्केट दैट ड्रग, और फिर ये जो ड्रग है वो मार्केट कर देती है, वो मार्केट में बिकने लगती है, और फिर कंपनी जो है डॉक्टर्स और नर्सिस और हेल्थ वर्कर्स, फार्मासिस्ट सबको पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको कोई ऐसा लग रहा है इससे अलग कोई एडवर्स इफेक्ट आ रही है, या तो फिर साइड इफेक्ट आ रही है, या तो फिर थेराप्यूटिक फेलियर हो रहा है। तो फेज़ फोर में जो है पूरी दुनिया आ जाएगी, पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब लोग फेज़ फोर के अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज़ दी क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फार्माको विजिलेंस। देन कम्स टू दी next one. The next one is which of the following statement is incorrect about the adverse drug reaction type A? टाइप ए जो है यूजुअली हम कॉमन और ऑगमेंटेड बोलते हैं। तो इट इज़ अ डोज डिपेंडेंट, यस। फार्माकोलॉजिकल प्रिडिक्टेबल, यस, कि अगर हम ड्रग ज़्यादा ले ले तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। दिस आर मैनेजेबल बाय दी डोज एडजस्टमेंट, यस, अगर हम डोज कम कर दे तो वो मैनेज हो जाएगी। दिस आर यूजुअली लीड्स टू हाई मोर्टालिटी, नो। टाइप ए में जो है हाई मोर्टालिटी भी नहीं होती है और हाई मॉर्बिडिटी भी नहीं होती है। सो हियर टाइप ए इट इज़ अ कॉमन, प्रेडिक्टेबल, डोज डिपेंडेंट, लो मॉर्बिडिटी एंड लो मोर्टालिटी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन? देखो इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट्स भी आती है, सेकेंडरी इफेक्ट भी आती है और ड्रग की टॉक्सिसिटी भी आती है। तो ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी इज नॉट कम्स अंडर दी टाइप ए। सो हियर द आंसर इज टाइप ए। ड्रग की हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हम आगे जानेंगे कि वो क्या है। सो हियर वी कैन सी दैट, एंड ये जो मैंने अभी तक जो क्वेश्चंस आपको बताए, दिस आर दी आस्क्ड इन द प्रीवियस DI ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, और आप और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि विड्रॉल टाइप की एडवर्स इफेक्ट है वो किसके अंदर आती है? टाइप ई के अंदर आती है। देन कार्सिनोजेनेसिस occurs due to the it is called as a type D of the adverse drug reaction। तो ये सब आप याद रखिए, it is very simple। Then comes to the next one, which cell is not involved in the type 4 hypersensitivity? तो इसमें जो है आंसर इज T helper cell 2 according to the drug inspector examination but when I have found that all are involved in the hypersensitivity reaction। TH1 की hypersensitivity reaction के अंदर इफेक्ट आती है, TH2 की भी है और TH17 की भी hypersensitivity reaction है। तो
तो अगर मैं सोचूं तो इसमें ऐसा हो सकता है कि उसको जो है यहाँ पे नोट नहीं लिखना है। अगर उसने नोट नहीं लिखा होता तो द आंसर आएगा कौन सा, ऑल ऑफ दी अबाव। तो अभी जो है हम देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है। सो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखें तो देर आर दी 4 टाइप्स ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अभी यूजुअली हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स व्हेन द पर्सन्स इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम इज एक्टिवेटेड वेरी हाईली। पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है सम टाइप्स ऑफ द इफेक्ट आती है, दैट आर कॉल्ड एज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और ये जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी हमारे लिए अच्छी है, बट अगर वो उसके जो लेवल है, उसका जो मेंटेन लेवल है, उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। तो उसकी वजह से जो है 4 टाइप की यूजुअली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हम बोलते हैं। तो इन दैट फर्स्ट वन इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1। टाइप 1 जो है इट इज़ यूजुअली ए एलर्जिक इमीडिएट एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी। ये जो वाली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इट इज़ यूजुअली अकर्स ड्यू टू द पॉलन्स, फूड, सर्टेन ड्रग्स या तो फिर डस्ट माइट, उसकी वजह से हमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छींकने लगते हैं, स्नीजिंग होने लगती है, तो दैट वन इज़ कॉल्ड एज अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इसमें जो है एंटीजन है, वो एंटीजन कहाँ से आ रहा है? हमारी बॉडी के बाहर से आ रहा है। जिसमें एंटीजन हमारी बॉडी के बाहर से आएगा, दैट वन इज़ कॉल्ड एज अ टाइप 1। और ये इंड्यूस करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी जिम्मेदार है? IgE एंटीबॉडी इज मेनली पार्टिसिपेट इन द टाइप 1। जैसे कि थोड़ा हम देख लेते हैं कि टाइप 1 में यूजुअली क्या होता है। कि मान लो कि ये कोई एंटीजन है, मान लो कि ये कोई कोरोना वायरस है, ऐसा कोई वायरस है, ठीक है। ये जो वायरस है, ये वायरस कहाँ पे आएगा? हमारी बॉडी के अंदर आएगा। हमारी बॉडी के अंदर आके हमारे मैक्रोफाज को जो है, मैक्रोफाज को एक्टिव करेगा। ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द मैक्रोफाज, टी हेल्पर सेल्स आर गोइंग टू एक्टिवेट। टी हेल्पर सेल्स एक्टिव होने की वजह से क्या होगा? हमारे बीटा लिम्फोसाइट्स एक्टिव होंगे। बीटा लिम्फोसाइट्स एक्टिव होने की वजह से दे विल कन्वर्टेड इनटू द प्लाज्मा सेल्स। वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो गए एंड प्लाज्मा सेल्स आर गोइंग टू रिलीज इज द IgE। वो क्या रिलीज करेंगे? IgE। और IgE आगे जाके किसको एक्टिवेट करेंगे? दे आर गोइंग टू एक्टिवेट द मास्ट सेल्स। वो हमारे मास्ट सेल को एक्टिव करेंगे एंड ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द मास्ट सेल वी हैव द एलर्जिक रिएक्शन। इसमें मैं जो है बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो हमारा जो वीडियो है 2-3 घंटे का हो जाएगा। बट इसमें आप इतना याद रखिए कि टाइप 1 जो है वो IgE रिलेटेड है एंड इट इज़ ड्यू टू दी आउटर एंटीजन। हमारी बॉडी के बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है तो उसकी वजह से जो है ये रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी 1 रिएक्शन होता है। एंड इट इज़ यूजुअली अकरिंग 15 to 13 मिनट्स में हो जाएगा। यूजुअली 10 से 12 आवर में भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स कौन कौन से? स्किन रैशेस होगा, टिंगलिंग अराउंड दी माउथ, पर्सन को डायरिया हो सकता है। एंड मेन सेल्यूलर कंपोनेंट्स आर दी मास्ट सेल एंड इओसिनोफिल। जैसे कि लंग्स में जो है पर्सन को अस्थमा होता है तो देट आर वन टाइप ऑफ दी टाइप 1 रिएक्शन। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम स्किन टेस्ट करेंगे, पंक्चर करेंगे या तो फिर इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए ड्रग कौन कौन सी होती है? एंटी हिस्टेमिनिक, IgG ब्लॉकर्स एंड एपिनेफ्रिन आर दी ड्रग्स। सो दिस इज अबाउट द टाइप 1। देन कम्स टू द टाइप 2। टाइप 2 जो है, टाइप 2 में क्या रहता है कि टाइप 2 में जो एंटीजन है वो हमारे
सेल्स है। एंटीजन्स आर आवर सेल्स। हमारे कोई भी सेल्स हो सकते हैं, लीवर के सेल्स हो सकते हैं, या तो फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हो सकते हैं, या तो फिर थायराइड के जितने भी सेल्स है वो एज अ एंटीजन रहेंगे। टाइप 1 में क्या होता है कि एंटीजन बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आता है। टाइप 2 में क्या रहेगा कि एंटीजन है वो हमारी बॉडी के सेल्स ही है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ जो है मेन होती है, IgM एंड IgG। एंड सॉरी फॉर इट कि आगे जो है आगे मैंने बताया था, हाँ सही है, ओके IgE है, ओके। सो टाइप 2 में कौन सा रहेगा, IgM एंड IgG रहता है। और इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन सरफेस, दे आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन दी सेल मेम्ब्रेन सरफेस। जैसे कि एक इसका एग्जांपल ले कि मान लो कि हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का कोई भी सेल ले लो, मान लो कि ये एक सेल है, हमारी थायराइड ग्लैंड का एक सेल है। जो सेल है, सेल के ऊपर जो है एक रिसेप्टर रहेगा एंड दिस रिसेप्टर एक्ट एज अ एंटीजन। वो क्या करेगा, एक्ट एज अ एंटीजन। हमारी जो बॉडी की जो IgG और IgM है, दे आर गोइंग टू बाइंड विद दिस रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस सेल एंड दे आर गोइंग टू डिस्ट्रक्ट इट। ये क्या करेगा, ये इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, इसको तोड़ देगा। ये तोड़ देगा तो इसकी वजह से क्या होगा, द पर्सन कैन गेट्स द हाइपोथायरॉयडिज्म। और ये टाइप के जो डिजीज़ होते हैं दैट आर कोल्ड एज अ ऑटो इम्यून डिजीज़। ये टाइप के डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल, थायराइड ग्लैंड की जगह हम ले लेते हैं इंसुलिन जनरेटिंग सेल्स एंड दैट आर द बीटा सेल्स। अगर बीटा सेल्स है, हमारी बॉडी क्या करेगी, बीटा सेल्स के अगेंस्ट में जो है ऐसी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेगी। ये एंटीबॉडीज़ जो है बीटा सेल्स को तोड़ देगी। बीटा सेल्स टूट जाएंगे तो उसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा एंड ड्यू टू द डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन the person has the diabetes and this type of diabetes is called as a type 1 diabetes in diabetes mellitus, और type 1 diabetes mellitus is also called as a autoimmune disease। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस है, हीमोलाइटिक एनीमिया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, दिस आर ब्लास्टोसिस फेटालस है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालस में क्या होता है कि मान लो कि कोई मदर है, मदर के बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ रहते हैं वो क्या करेगा कि जो भी बच्चा है या तो फिर फीटस है, फीटस के अंदर के जो RBC है वो RBC को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो फीटस जो है इट कैन नॉट प्रोड्यूस प्रॉपरली ए RBC। तो दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज अ इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालस। सो इसमें जो है यूजुअली कैसे इसके एग्जांपल्स कौन कौन से है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शंस की वजह से होगा। जैसे कि कोई पर्सन का A पॉजिटिव ब्लड है, अगर हम उसको चढ़ा देते हैं B पॉजिटिव ब्लड तो पर्सन को जो है दिस टाइप हाइपरसेंसिटिविटी 2 हो सकता है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालस आगे मैंने बोला, ड्रग इंड्यूस हीमोलाइटिक एनीमियाज एंड इसका जो है टाइम वेरीज फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स हो सकता है। इसके सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, रेडनेस और द स्वेलिंग ड्यू टू द टिश्यू डेथ। और इसमें जो है कौन कौन से सेल्यूलर कंपोनेंट्स यूजुअली एक्टिव रहते हैं, T लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड इसका जो है हम डायग्नोसिस कैसे कैसे कर सकते हैं, वो पार्ट को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, बायोप्सी करना पड़ेगा और माइक्रोस्कोप के अंदर या तो फिर केमिकल टेस्ट से हम देख सकते हैं। एंड यूजुअली द थेरापी फॉर दिस टाइप 2 इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स। सो दिस इज द टाइप 2। देन कम्स टू द टाइप 3। So type 3 is called as a immune complex hypersensitivity and it is due to the IgM and IgG। इसमें भी IgM और IgG रहेगा
और सिंपल टाइप थ्री का मतलब क्या है? टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में हमारे जो इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है दे आर गोइंग टू स्टक और दे आर गोइंग टू स्टोर इनटू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। वहाँ जाके वो क्या होंगे? स्टोर होंगे, वहाँ जाके वो जमा होंगे और उसकी वजह से जो रिएक्शन आएगा दैट वन इज कॉल्ड एज अ टाइप थ्री। टाइप वन में क्या होता है कि एंटीजन बाहर से आता है। टाइप टू में क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो सेल है दे आर एक्ट एज अ एंटीजन। एंड टाइप थ्री में क्या होता है कि जितने भी हमारे इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो सारे सब्सटेंस है वो कोई टिश्यू के अंदर जमा होंगे या तो फिर स्पेसिफिक पार्ट में जाके वो क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा? पर्सन को टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि उसके एग्जांपल है आर्थस रिएक्शन एंड सीरम सिकनेस। आर्थस रिएक्शन जो है, आर्थस रिएक्शन में यूजुअली क्या होता है कि उसमें जो है एंटीजन और एंटीबॉडी बनते हैं वो जाके कहाँ पे जाएंगे? वो सीधा लंग्स में जाते हैं। दे आर गोइंग टू स्टोर इनटू द लंग्स एंड प्रोड्यूस द अस्थमा लाइक इफेक्ट। पर्सन को जो है अस्थमा एंड सीओपीडी लाइक क्या हो जाएगी? इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो भी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस है वो लंग्स में जाके क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। देन ऑल्सो वन ऑफ द इट इज़ सीरम सिकनेस। सीरम सिकनेस में भी ऐसा होता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स है दैट टी लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू अटैक दी आवर बोन मेरो। हमारी बोन मेरो जो है वहाँ पे जाके अटैक्ट हो गए, वहाँ जाके वो क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। सो दीज आर कम्स अंडर दी टाइप थ्री। और इसको होने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 to 10 hours. Causative organisms are the hepatitis A, serum sickness and drug reactions. इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? पर्सन हैज़ द फीवर, रैशेस, जॉइंट पेन, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाएंगे, मीन्स पर्सन हैज़ द एडिनोपैथीज, पर्सन जो है देर आर प्रोटीन्स फाउंड आउट इन द यूरिन। पर्सन को जो है प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। एंड यूजुअली अफेक्टेड अफेक्टिंग सेल्स आर द प्लेटलेट्स एंड न्यूट्रोफिल्स। उसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? आगे की तरह टिश्यू बायोप्सीज हम ले सकते हैं। एंड द थेरापी फॉर द टाइप थ्री इट इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स एंड इम्यूनो सप्रेशन एजेंट्स। तो दिस इज द टाइप थ्री एंड कम्स टू द लास्ट वन। द लास्ट वन इट इज़ टाइप फोर। टाइप फोर जो है इसको हम कौन सी बोलेंगे? सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। आगे वाले जो है हम इसको क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड बोलेंगे। टाइप थ्री, टाइप टू एंड टाइप वन इट इज़ कम्स अंडर द एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड, बट टाइप फोर इज कॉल्ड एज अ सेल मीडिएटेड। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स है मेनली द टी हेल्पर सेल्स आर प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ दी ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जैसे कि मान लो कि इसमें हम पहले हम ये जान लेते हैं इसको हम दूसरे कौन से नाम से बुलाते हैं? डिलेड टाइप सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। और इसमें इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस कौन सा है? मेनली इट इज़ अ टी सेल। ओके, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो एग्जांपल्स में हम देखेंगे तो इट इज़ ड्यू टू द ट्यूबरक्यूलोसिस दिस टाइप ऑफ द एंड कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मान लो कि हमारे बॉडी के अंदर जो है एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई जो है हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो क्या करेगा? इट इज़ एंगल्फ बाय द मैक्रोफाज। हमारा जो मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज क्या करेगा? इसको इंगल्फ कर देगा। ये हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस है, ट्यूबरक्यूलोसिस को खा लेगा। तो ट्यूबरक्यूलोसिस को वो खा के उसके क्या कर देगा? टुकड़े टुकड़े कर देगा। मीन्स ये जो सेल है, सेल क्या हो जाएगा? अंदर उसको तोड़ देगा। एंड आफ्टर दैट दिस मैक्रोफाज इज कॉल्ड एज अ एपीसी। इसको हम क्या बोलेंगे? एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स।
and these APC are going to activate the one cell. The name of that cell, it is a T helper सेल जीरो. ये टी हेल्पर सेल जीरो को एक्टिव करेगा और टी हेल्पर सेल जीरो एक्टिव होने की वजह से टी हेल्पर सेल वन एंड टी हेल्पर सेल टू एक्टिव होते हैं. और टी हेल्पर सेल वन जब एक्टिव होगा तो इट इज़ गोइंग टू एक्टिवेट दी बीटा लिम्फोसाइट. बीटा लिम्फोसाइट एक्टिव होने की वजह से वो कन्वर्ट किस में होंगे, प्लाज्मा सेल्स. और प्लाज्मा सेल्स क्या रिलीज़ करेंगे, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करेंगे. टी हेल्पर सेल टू एक्टिव होने की वजह से कौन से टाइप के सेल एक्टिव होंगे, मैक्रोफाज एक्टिव होंगे. और मैक्रोफाज एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, फेगोसाइटोसिस होगा. ये जो हमारे जो भी ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है उसको खा लेगा. और मीन्स दो टाइप की इम्यूनिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, एक खाने वाली इम्यूनिटी और दूसरी जो है गोली छोड़ने वाली. गोली छोड़ने वाली मीन्स कि एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करने वाली इम्यूनिटी. और ये दोनों इम्यूनिटीज़ है. एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये दोनों इम्यूनिटी एक साथ चालू नहीं रह सकती. अगर TH2 वाली इम्यूनिटी चालू है तो तभी TH1 वाली इम्यूनिटी बंद रहेगी. जब TH1 वाली इम्यूनिटी चालू है तो TH2 वाली इम्यूनिटी क्या रहेगी, बंद रहेगी. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज़. इसमें आप और भी जान सकते हैं. ये जो है मैंने ऊपर से जो है बताया है कि ये सारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन कौन से टाइप के हैं. इसमें जो है इट इज़ प्रोड्यूसिंग आफ्टर डे 2 वीक्स में प्रोड्यूस हो सकती है. पर्सन इज द रेडनेस, हार्डनेस ऑफ दैट पार्ट एंड द पर्सन इज द पेन. And which type of cells are usually activating, मोनोसाइट एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल. मोनोसाइट मैक्रोफाज है, वो एक टाइप का क्या है, मोनोसाइट है. और इसमें जो है डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, हम क्यूटेनियसली उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं. पैच टेस्ट से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं. और इसकी जो है ज़्यादातर क्योर नहीं रहती है, बट समटाइम्स वी कैन यूज़ दी साइक्लोस्पोरिन. साइक्लोस्पोरिन का हम यूजुअली यूज़ करते हैं. So these are the introduction or some information on the hypersensitivity reaction. Hypersensitivity reaction में आप इतना याद रखिएगा कि ये कौन कौन सी एंटीबॉडी की वजह से होता है. और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स खास याद रखिएगा. Okay, so thank you very much, and thank you BK Modi Government Pharmacy College to give me this opportunity to give you some knowledge about the pharmacology. Thank you.